saying that it feels right. केवल आत्महत्या है कि हत्या है, इस पर तो जांच अब इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इसको आत्महत्या भी मान लीजिए आप, तो ये केवल आत्महत्या का मामला नहीं है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी मामला है, ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का भी मामला है, ये इम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट का भी मामला है। तो उसमें उसका लीगल हेयर कौन हुआ? सुशांत जो हैं उनकी पत्नी नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी माँ नहीं है, तो उनकी फैमिली क्या हुई? उसका नेचुरल लीगल हेयर कौन हुआ? उनके पिता। वो वृद्ध हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, पटना में रहते हैं, तो वो नुकसान किसका हुआ? उनका। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन जो वो कह रहे हैं, वो टेक्निकल ढंग से ये बोल रहे हैं कि इसका कॉज ऑफ एक्शन मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ही इसकी जांच करेगी, बिहार पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन हमने एफआईआर इसलिए किया, ये केवल मामला उतना ही तक नहीं है, जो हमारे यहाँ लिख करके शिकायत की गई है, जिस पर ये एफआईआर हुआ है, वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का भी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी है, ये एम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट का भी है, और उसका नेचुरल लीगल हेयर जो है वो श्री के सिंह हैं, जो पटना में रहते हैं। उनका इसलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी है, इसलिए एफआईआर हुआ, और इसी अथॉरिटी से हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, आपका चैनल कोई मामूली चैनल नहीं है, आपके चैनल को पूरे देश और देश के बाहर भी लोग देखते हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, किसी देश के किसी राज्य की पुलिस एक आरोप लगा दे बिहार पर कि बिहार में हमारा कोई काम था, बिहार में अनुसंधान था, बिहार हम गए थे, बिहार पुलिस ने सहयोग नहीं किया, हमको गाड़ी नहीं दिया, हमको एकोमोडेशन नहीं दिया, या हमारे साथ कोई बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, असहयोग किया गया, खुली चुनौती है। एक भी एग्जाम्पल नहीं होगा। मैं भी 34 साल से इस नौकरी में हूँ। हम ये कह रहे हैं, देखिए 25 को यहाँ एफआईआर होता है, 27 को यहाँ से 4 लोगों की टीम जाती है, 27 को टीम जाती है, 28 को डीसीपी बांद्रा से मिलने जाती है। वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं दे सकते, आप डीसीपी क्राइम से मिलिए। 29 तारीख को कहते हैं कि जाकर के मिलिए। 29 तारीख को हमारी टीम के 4 लोग डीसीपी डिटेक्शन ओवर डिटेक्टिव 1 बोलते हैं, उनके यहाँ जाती है। 10 बजे टीम जाती है, 2:30 तक कोई नहीं टर्न अप होता है, कोई आते ही नहीं है डीसीपी साहब। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत बातें मैं छिपा छिपा करके मर्यादा में बोलता हूं, लेकिन आज मैं खुल करके बोल रहा हूं क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी है। आप जान करके आश्चर्य करेंगी कि डीसीपी साहब के ऑफिस से सारे स्टाफ भी गायब हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं, एक आदमी नहीं रहता है। और हमारे लोग 5.5 घंटा इंतजार करके, माथा पीट करके और लौट आते हैं। न 27 को भेंट होती है, न 28 को भेंट होती है, न 29 को भेंट होती है, न 30 को भेंट होती है। नहीं, मैं उनके बोले उनसे 28 तारीख को मुलाकात होती है, जिनका आप नाम ले रही हैं, बांद्रा के डीसीपी साहब से। वो सीधे कहते हैं हम कोई अभिलेख नहीं दे सकते, हम कोई सहयोग नहीं कर सकते, आप डीसीपी डिटेक्टिव 1 से मिलिए कल जा करके। उनकी सलाह पर, उनके बताए अनुसार, दिए गए टाइम के अनुसार डीसीपी डिटेक्टिव 1 के यहाँ ये लोग 29 को जाते हैं, तो साहब गायब हैं। डीसीपी वो कोई हैं जनाब, तो वो गायब हैं। अब वो गायब हैं तो दिन भर गायब हैं, बैठ करके माथा पीट करके लोग चले आते हैं, डिस्पाइट ऑफ सेवरल रिपीटेड एफर्ट्स। मतलब रात दिन दौड़ते दौड़ते 5 दिन में कहीं नहीं मिल पाए। यहाँ से फिर एसएसपी बात करते हैं डीसीपी डिटेक्टिव से, तो एक दिन मिलने का वो टाइम देते हैं और यही बताते हैं हम इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकते, हम इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, हम आप इसमें मतलब कोई आश्वासन नहीं देते हैं। और तो नहीं, किस तरह से हमारे अधिकारियों को ठेल करके गाड़ी में बैठाया गया, मैंने आज तक मुंह नहीं खोला। बल्कि हम के मीडिया के लोगों ने पूछा कि बिहार पुलिस की बेइज्जती की गई, मैंने कहा नहीं नहीं, इस तरह कोई घटना नहीं हुई। मेरे लिए बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस अलग अलग नहीं है। मैंने उनका सम्मान किया, उनकी मर्यादा का ख्याल रखा, मैंने चाहा उनका नाम बदनाम नहीं हो, इसलिए मैंने नहीं कहा कि मुंबई पुलिस ने मेरी टीम के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन आप यही ना चाहते थे कि हमारे लोग मीडिया से बात न करें, तो उस तरह से ठेल करके और उस तरह से प्रिजनर्स भान में बैठा करके ले जाइएगा उनको। लेकिन ले गए लोग, मैंने मुंह नहीं खोला, कुछ भी नहीं बोला, बल्कि मैंने खंडन किया
कि कोई बेइज्जती नहीं हुई है, मीडिया से बात नहीं करने देना चाहते थे लोग, फिर चले गए। अब हम आईपीएस अफसर को भेज रहे हैं। हमने देखा कि बहुत सीरियस कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। हमारे छोटे स्तर के पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर, इसलिए बड़े अधिकारी उनको तरजीह नहीं दे रहे हैं, उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक बढ़िया आईपीएस ऑफिसर भेजते हैं, कम से कम वो कोऑर्डिनेशन करेगा, कम से कम उनसे बात करेगा, क्या उनकी समस्या है वो जानने की कोशिश करेगा। तो आईपीएस हैं, वो भी आईपीएस हैं, काडर अलग अलग है। हम सब ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, चाहे मुंबई में काम करते हो, बिहार में काम करते हो। हम सोचे ये जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, थोड़ा अच्छे माहौल में, जो भी अपनी समस्या वो बताएंगे, अपनी परेशानी ये बताएंगे, मिलजुल कर कोई रास्ता निकाल करके अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये आदमी जिस दिन जाता है एयरपोर्ट पर, आप कुछ नहीं करते हैं, और वो शाम को, अच्छा पहले तो आईपीएस में आपको खबर करके गया, लिखित में यहाँ से चिट्ठी गई, आपको आईपीएस मेस में कमरा देने के लिए कहा गया, आपने कमरा नहीं दिया। 10 बार यहाँ से सीनियर एसपी आईजी हेडक्वार्टर को फोन करता है, आपने एक बार फोन नहीं उठाया। ये जा करके अपनी व्यवस्था करके किसी गवर्नमेंट हाउस, रेस्ट हाउस में टिक गया। फिर वहाँ से जिस डीसीपी का बांद्रा का नाम ले रही थी, वो डीसीपी बांद्रा साहब हमारे सीनियर एसपी को फोन करते हैं, अरे भाई तुम्हारा अफसर आया है तो रुका कहाँ है? आईपीएस में जगह नहीं मिली। सीनियर एसपी कहता है जगह नहीं मिली। अच्छा कहाँ रुका है? ये बता देता है कि यहाँ रुका है। अब जैसे बताता है उसके 1 घंटे के अंदर वहाँ बीएमसी के ऑफिशियल पहुँच जाते हैं। ये अफसर निकला हुआ है बाहर कहीं, इसको फ़ोन करते हैं, आप कहाँ हैं, आप आइए। वो कहता है कि आप कौन हैं? बीएमसी के हम ऑफिसर हैं। भाई क्यों हम आए? आपसे हमारा क्या मतलब? नहीं, आपको आना पड़ेगा, हम आपको महाराष्ट्र सरकार के क्वारंटाइन का नियम कानून समझाना चाहते हैं। ये जाता है, इसको 11 बजे रात में मुहर मारकर ठप्पा कह दिया जाता है कि आप क्वारंटाइन हैं, आप कहीं जा नहीं सकते। आप बीएमसी का गाइडलाइन देख ली, मैंने उस रूल को देखा है, उसमें है कि कोई मुंबई में अगर लैंड करता है तो उसको होम आइसोलेशन में 14 दिन के लिए जाना है। लेकिन उसके दूसरे क्लॉज में दिया हुआ है कि अगर कोई जाता है, उसका कोई ऑफिशियल काम है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो उससे बात कर, उसको जान करके समझ के, चाहे तो लोकल अथॉरिटी उसको एग्जेम्पशन दे सकती है। आप जानते हैं कि ये गया है और ये ऑफिशियल काम से गया है, और पुलिस पर लॉकडाउन है क्या पूरे देश में? आप बताइए। हमारे यहाँ तो रोज आते हैं लोग। मेरा बोलना कुछ भी वो उचित नहीं होगा, ये फूहड़ होगा, और इससे और भी काफ़ी तरह तरह की गलतफहमी पैदा होगी। मैं इस कुतर्क में नहीं जाना चाहता, ये विवाद में भी नहीं जाना चाहता। वो एकदम सुप्रीम हैं, सुपर्ब हैं, द बेस्ट पुलिस फोर्स ऑन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स हैं। वो ब्रिटिश पुलिस से भी अच्छे हैं, अमेरिकन पुलिस से भी अच्छे हैं, कनाडा पुलिस से, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ मुंबई पुलिस की 34 साल का एक नौजवान मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो जीवन में सफल था, जिसके पास दौलत थी, शोहरत थी, नाम था, और कोई कारण नहीं था कि वो अपने को फांसी पर झुला ले। वो फांसी पर झूल कर मर जाता है, और 50 दिन से एडीआर का इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी नतीजे पर पुलिस अभी तक नहीं पहुंचती है। अब ऐसी पुलिस को मैं सलाम करता हूं। मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है, मैं कहूंगा ही नहीं कुछ। बिहार पुलिस बहुत खराब है, तो खराब पुलिस को काम करने दीजिए ना, थोड़ा प्रोफेशनली उसको सहयोग कर दीजिए ना, थोड़ा उसको सपोर्ट कर दीजिए ना। हम कह रहे हैं मुंबई पुलिस वालों को, हमें कैसे पता चलेगा? इतनी प्रोफेशनल पुलिस, इतनी कॉम्पिटेंट पुलिस मुंबई, हमारी एक्यूज्ड हैं, वो हमारी एक्यूज्ड हैं, हम हमारी अभियुक्त हैं, हमारे एफआईआर में उनको अभियुक्त बनाया गया है। हम उनके खिलाफ एविडेंस जुटा रहे हैं। एविडेंस अगर हमको साक्ष्य मिल गए तो हम उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। समन क्या, वारंट उनका जारी होगा। अगर हमको साक्ष्य मिल गया तो समन की क्या बात है, उनकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर के हम आएंगे। लेकिन हमें तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं आप, हमें तो साक्षी नहीं जुटाने दे रहे हैं आप, हमें तो अनुसंधान में बेसिक जो चीज़ है वो नहीं दे रहे हैं आप। हमारे पास तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास तो पीएम रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास तो घटनास्थल का कोई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज, और 40, 45, 50 आदमी किसको आपने बुलाया, किससे आपने क्या सवाल किए, और क्या इन्फॉर्मेशन आई, क्या सूचना आई? अरे आप मत दीजिए कुछ भी। हमारी टीम के लोग गए थे ना, हमारे एक आईपीएस ऑफिसर गए थे ना, आप बैठा लेते सामने और बैठा कर उनसे सामने बात करते, देखो तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम तुमको इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देंगे, लेकिन हम तुमको संतुष्ट कर देते हैं, देख लो हम इस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं बताओ। हमने ये पोस्टमार्टम ऐसे किया, ये एफएसएल की रिपोर्ट देख लो, ये पीएम रिपोर्ट देख लो, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट देख लो, इतने आदमी को हमने इंट्रोगेट किया है, इनसे क्या इन्फॉर्मेशन आया ये देख लो, और संतुष्ट हो जाओ। लेकिन हम तुमको ये डॉक्यूमेंट हैंड ओवर नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं। हम लौट आते,
हम संतुष्ट हो जाते, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हम सुशांत के पिता से भी कहते और पूरी दुनिया से बोलते मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल ढंग से, बहुत ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन कर रही। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम मुंबई पुलिस पर भी आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जेन बताइए अंजना जी, देश में मैसेज क्या जा रहा है, आम जनता में क्या मैसेज जा रहा है? एक आईपीएस ऑफिसर जा रहा है, उसको बंदी की तरह रात में 11 बजे जा करके आप उसको हाउस अरेस्ट कर दे रहे हैं। संदेश क्या जा रहा है, जनता में संदेश क्या जा रहा है? अंजना जी, आपको पूरा देश जानता है, आप इतने पॉपुलर एंकर हो, आपका भी बहुत अनुभव है। आप बताइए आपको क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि आपको छुपाना चाहते हो, हमें काम नहीं करना दे रहे चाहते हो। हमारे 4 जो टीम के लोग हैं आज छुप गए, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उनको भी आप क्वारंटाइन करने के लिए खोज रहे हैं। अरे जिस दिन गए उसी दिन उनको क्वारंटाइन कर लेते तो हम एक आईपीएस अफसर को इस तरह से भेजते ही नहीं, उसको बेइज्जत होने देते ही नहीं। ये पूरे आईपीएस ऑफिसर बिरादरी की बेइज्जती है जो हुई है, अपमान हुआ है और ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं अभी भी हाथ देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करना चाहता हूँ, हम सब तो वही हैं, सारा देश देख रहा है। परमवीर जी, जिस दिन देखिए ये मामला इतना टेढ़ा होगा, पेचीदा होगा, ये मुझे नहीं मालूम था अंजना। मैं जिस दिन घटना घटी उस दिन सबसे पहले सुशांत के घर पर कौन गया था? मैं गया था, गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार, उसके बाद बड़े बड़े लोग गए, जो भी गए हो मैं नहीं जानता। सबसे पहले मैं गया था के सिंह साहब से, आप पूछिए क्यों गया था? मुख्यमंत्री ने हमको भेजा था कि जाके हमारी शोक संवेदना प्रकट कर दीजिए, लॉकडाउन है, मैं नहीं जा सकता। हमें नहीं मालूम था, हमारे मुख्यमंत्री को भी नहीं मालूम था कि इसमें कोई ट्विस्ट आने वाला है, कोई इसमें फाउल है, कोई प्ले है, कोई सस्पेक्टेड डेथ है, कुछ नहीं मालूम था। केवल शोक संवेदना प्रकट करने के लिए वहां गए थे हम लोग जा करके। तो अब ये बताइए पूरे देश में जो संदेश जा रहा है वो क्या जा रहा है? आप क्यों भाई, आप करिए ना, जुरिस्डिक्शन आप ही करिए, आप ही इन्वेस्टिगेशन करिए, हम एफआईआर भी दे देंगे। हमें कौन जिद है कि हम ही करेंगे? भाई मुंबई पुलिस करे, लेकिन हमने जो सूचनाएं जुटाई है उसको इग्नोर करिएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे पास भी सूचना है, हमारे पास भी जानकारी है, हमको संतुष्ट करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा। हम आपको इशारा करेंगे, भाई इससे क्यों नहीं पूछ रहे हो, इसके खिलाफ हमारे पास जानकारी है, इसको क्यों नहीं इंट्रोगेट कर रहे हो? आप बताइए, ये पैसे के एंगल पर, मनी ट्रेल पर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी हुआ इतने दिनों में? तो क्यों नहीं हुआ भाई? 4 साल में 50 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आता है, सारा खर्च हो जाता है। 1 साल के अंदर 17 करोड़ रुपया आता है, उसमें से 15 करोड़ रुपया निकल जाता है। ये कैसे हो गया भाई? उसने न कोई घर खरीदा है, न मकान खरीदा है, न कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, न कहीं इन्वेस्टमेंट का कोई सबूत है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जी, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उनके पास भी है। वो आपको न बताना चाहते हैं, न दिखाना चाहते हैं, न इसकी चर्चा करना चाहते हैं। अगर किए हो तो आप बताइए, और क्यों नहीं वो जांच किए? हम तो 4 दिन में हमारे लोग, छोटे स्तर के पदाधिकारी जाकर के पता लगा लिए जी, बैंक में भी पहुंच गए थे। साल भर के अंदर कोई 17 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आएगा, 15 करोड़ चला जाएगा, तो जांच का विषय नहीं है कि उसने न मकान खरीदी, न गाड़ी खरीदी, न दुकान खरीदी, न घर खरीदा, न शहर खरीदा। तो क्या हुआ? यह बिहार का बेटा नहीं था, हिंदुस्तान का बेटा था। और बिहार और महाराष्ट्र की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी लोग इतने ही दुखी हैं। बॉम्बे से हमको सैकड़ों लोगों के फोन आ रहे हैं, और वो बिहारियों के फोन नहीं है, उसमें हमारे मराठी दोस्तों के फोन है। आप कहिएगा तो रिकॉर्ड करके मैं आपको सुना दूंगा। वहां से, महाराष्ट्र से वहां के लोकल बासिंदे फोन कर रहे हैं कि बहुत फीसी है, कुछ गड़बड़ है, यहाँ फेयर नहीं इंक्वायरी हो रही है, आप करिए। ये पब्लिक सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा ना। हम नहीं कहते, हो सकता है बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, हम उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन जनता में जो देश में संदेश जा रहा है बिल्कुल उल्टा है। हमें आप निकम्मी पुलिस कहिए बिहार वाले को कि हम बड़े खराब हैं, बड़े अनप्रोफेशनल हैं, आप अपने को बहुत काबिल, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन आज देश में थू बिहार पुलिस की नहीं हो रही है अंजना जी, मुंबई पुलिस की हो रही है। पब्लिक परसेप्शन जो है मुंबई पुलिस के खिलाफ है। लोग समझ रहे हैं कि हम ईमानदारी से न्याय चाहते हैं कि सुशांत के साथ न्याय हो। मैं कह रहा हूं बिना एविडेंस के तो चार्जशीट ही नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है? एफआईआर होता है, एफआईआर होने के बाद जो अभियुक्तिकरण, जो चार्जेज लगे हैं, उस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन होता है। उस पॉइंट पर जब साक्ष्य मिल जाएगा, सॉलिड साक्ष्य मिलेगा, तब आप वारंट के लिए प्रे कीजिएगा, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी करिएगा, उसके बाद उसको चार्जशीट करिएगा, उसके बाद ट्रायल का स्टेज आएगा। जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा
तब तक तो आप न वारंट निकाल सकते हैं, न गिरफ्तार कर सकते हैं, न चार्जशीट कर सकते हैं, तो ट्रायल का कहाँ सवाल है। हम कहाँ कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने कत्ल किया है, हम कहाँ कहते हैं कि जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है वो सब सही में दोषी ही होंगे। हम तो जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि एक बूढ़ा, बीमार, लाचार, असहाय बाप जो मुंबई में जा करके केस नहीं लड़ सकता, उसकी ये शिकायत है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और ये लोग जिम्मेवार हैं। हम उसकी शिकायत की जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब साक्ष्य आएगा तभी हम वारंट निकालेंगे, तभी हम अरेस्ट करेंगे। भरोसा तो करना चाहिए कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, रिया हो या कोई हो, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, किसी निर्दोष को कुछ नहीं होने देंगे। सबूत मिलेगा तभी आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन आप तो हमें काम ही नहीं करने दे रहे हो, हमें एफएसएल नहीं दे रहे हो, हमें पीएम रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, हमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, हमें तो कुछ देते ही नहीं रहे हो। बोल रहे हो सीधा नहीं 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 जाइए, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं। तो ठीक है, अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, और सर्वोच्च न्यायालय बोल दे कि हाँ भाई आप छोड़ दो, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं, मुंबई पुलिस को दे दो, हम दे देंगे। सर्वोच्च न्यायालय कह दे कि नहीं भाई इसमें मामला बड़ा फिक्सी लगता है, सीबीआई करेगी, हम दे देंगे। हमें कौन शौक है। हम ये बताइए 14 तारीख को वो उसकी मृत्यु होती है और एक सप्ताह के अंदर 20 जून के बाद कोई न्यूज नहीं है मुंबई के किसी अखबार में। देखिए ये इशू खत्म हो गया था, खत्म हो गया था इशू। उसके पिताजी ने जब यहाँ एफआईआर दर्ज कराया, ये गंभीर आरोप लगाए, और जब हम लोगों ने इसकी तहकीकात शुरू की तब फिर से सुर्खियों में आया ये मामला। नहीं तो ये मामला तो खत्म था, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी खत्म थी, वो तो किसी को दुनिया में पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कर रहा, नहीं, मैं किसी मुंबई पुलिस पर, मैं देश की इस उत्कृष्ट पुलिस पर कोई आरोप नहीं लगाता। लेकिन एक बात, इसी सवाल के जवाब में एक सवाल पूछूंगा, उसी में आपके सवाल का उत्तर निकल जाएगा। आप ये बताइए कि हमारा एक आईपीएस ऑफिसर वहां जाता है, आपको सूचना दे करके जाता है, आपसे एक कमरा मांगता है। हर आईपीएस अफसर को देश के किसी भी राजधानी में, किसी भी आईपीएस मेस में अगर सरकारी काम से, गैर सरकारी काम से जाता है, अनुरोध करता है, तो ये परंपरा है कि उसको आईपीएस मेस में जगह मिलती है। वो आईपीएस अफसरों की रहने की जगह है। हम आपसे मांगते हैं, आप नहीं देते हैं। यहाँ से सीनियर एसपी 10 बार वहाँ आईजी हेडक्वार्टर को फोन करता है कमरा के लिए, आप फोन नहीं उठाते हैं। और ऊपर से जब वो अपनी व्यवस्था करके कहीं गेस्ट हाउस में ठहर जाता है, तो आप बीएमसी के ऑफिसर को भेज करके रात में 11 बजे उसको ठप्पा मार के क्वारंटाइन करके कहते हैं खबरदार घर से बाहर नहीं निकलोगे। अब इससे क्या संदेश जाता है मुझे नहीं शक है, लेकिन दुनिया को तो अब शक हो रहा है ना। देश की 130 करोड़ जनता देख रही है, उसको तो शक हो रहा है ना। हो सकता है मुंबई पुलिस बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी कर रही हो, लेकिन परसेप्शन क्या बन रहा है कि एक आईपीएस ऑफिसर है, वो जाता है, उसको चोर की तरह आपने किलाबंद, उसको एक तरह से घर में हाउस अरेस्ट कर दिया आपने। आप बुला करके बात तो कर लेते दूसरे दिन, भाई आओ, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम तुमको हैंड ओवर नहीं करेंगे, तुम जाओ। लेकिन आप उसको तो बंद कर दिए कि वो निकले ना कहीं, मतलब उसको काम नहीं करने देना चाहते हैं। तो क्या मैसेज जा रहा है। मुझे कोई शक नहीं मुंबई पुलिस पर, लेकिन देश की जनता को तो अब शक हो रहा है।